सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। खबरों के तूफान और खबरों के हैजान में एक और बड़ी खबर, नेशन वाइड ब्लैकआउट। गुज़िश्ता रात ऐसा हुआ कि मुल्क का 95% से जायद हिस्सा तारीकी में डूब गया और उसके बारे में ये बताया गया कि एक फॉल्ट हुआ और उस फॉल्ट को पकड़ते पकड़ते फाइनली सुबह तक काफ़ी इलाके को बिजली दोबारा से दे दी गई, फराहम कर दी गई, दोबारा से एनर्जाइज कर दिया गया। लेकिन एक और बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया से उभरा कि बहुत बड़ी खबर को दबाने के लिए एक और बड़ी खबर आई। यानी आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले से हम मुसलसल एक चीज विटनेस कर रहे थे कि हजारा बरादरी के हवाले से ट्रेंड्स टॉप पर थे। लोग यही बात कर रहे थे कि सानिया मच्छ जो हुआ उसके ऊपर वजीर आजम का जो रद्द अमल है या उनका जो बयान है वो बेहतर नहीं था और बेहतर हो सकता था। प्राइम मिनिस्टर ताजियत करने के लिए जाने की बजाय तदफीन के मौके पर भी जा सकते थे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो ब्लैकमेलिंग के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर शदीद तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। और फिर अचानक यकायक हुआ ये कि रात गए, बिजली जाती है और पूरा मुल्क तारीकी में डूब जाता है। यह सिर्फ पाकिस्तान के नेशनल मीडिया या सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया या लोकल मीडिया की हेडलाइंस नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी पाकिस्तान के इतने बड़े ब्लैकआउट के ऊपर शदीद तनकीद की जा रही है। टेक्निकल फॉल्ट दुनिया में कहीं पर भी हो सकते हैं, पाकिस्तान में इससे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा टेक्निकल फॉल्ट अगर हुआ तो क्यों हुआ? क्या कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा या फिर लोगों का जो तबसरा या तज्जिया है इस बात के ऊपर कि एक बड़ी खबर लाने के लिए पुरानी बड़ी खबर को दबाया जाता है, क्या वो किसी हद तक दुरुस्त है? और उससे बड़ा सवाल ये कि अगर तमाम तर्जुमान और तमाम वफाकी वुज़रा रात भर जागकर स्क्रीन्स के ऊपर ग्रिड कंडीशंस को मॉनिटर कर रहे थे तो सोशल मीडिया के ऊपर इतना हैजान, इतना वावेला क्यों कि तकरीबन 5 करोड़ से जायद मीम्स बना दी गई और इंटरनेशनली यह दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान तो तारीकी में डूबा हुआ है। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है और जानना यह भी जरूरी है कि सानिया मच्छ के जो मुहर्रिकात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हिमसेल्फ और उनकी टीम काम कर रही है तो किस नौयत का काम कर रही है। नेशनल डिबेट पर डिस्कशन से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग बिग ब्लैकआउट। हैशटैग बिग ब्लैकआउट। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे गेस्ट पैनलिस्ट जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, सरदार लतीफ खान खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मोहतरमा कंवल शौजद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मनसूबाबंदी, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मीर सरफराज बुगटी साहब, साबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और हालिया सेनेट के मेंबर। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद जुबैर साहब से होगा। जुबैर साहब, आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक धरना भी ख़त्म हो गया, आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक वज़ीर आज़म ने क्वेटा का दौरा भी कर लिया, आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक बिजली जाके कमोबेश आ भी गई, तो इसका क्रेडिट आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देंगे या इसका क्रेडिट भी आप अपोजिशन को ही देंगे? जुबैर साहब, मेरा ख्याल है ये तो वो जब जाहिर सी बात है एक इस किस्म का माहौल क्रिएट हो गया था, इसमें को ऑपोजिशन का हम कोई क्रेडिट लेना भी नहीं चाहते हैं। वज़ीर आज़म का जो काम था वो नहीं कर सके और ये इतना डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए कि एक वज़ीर आज़म ने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि अगर इसी को फॉलो किया जाएगा, जिस तरह वो कहते हैं ना प्रेसिडेंट्स के हर दफ़ा तो नहीं वो जा सकते। एक होता है एक ट्रेजिडी होती है पाकिस्तान में, एक ट्रेजिडी ऐसी है जो कि कंटिन्यूस एक कम्युनिटी के खिलाफ होती चली आ रही है बहुत अरसे से, और ये ब्रूटल ट्रेजिडी इवन बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स इसकी मिसाल कम मिलती है।
और फिर उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन बहुत से लोग कहते हैं, मेरे अपने घर वाले भी ये कि भाई वो दफना देते, बात खत्म हो जाती, दफना देते, लेकिन उन्होंने ये पॉइंट तो कहीं ना कहीं रजिस्टर करवाना था, वरना मैं और आप आज डिस्कस भी ना कर रहे होते। अगर वो पहले दिन दफना देते और एक प्रेस स्टेटमेंट दे देते या प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज सब पूरा पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है कि ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी के साथ कितना जुल्म और ज्यादती होती जा रही है पिछले कितने अरसे से, और इसका सदेबाब होने की जरूरत है। और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर ये रीच आउट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हजरत उमर ये करते कि अगर कोई ट्रेजेडी होती वो कहते पहले आप दफनाए फिर मैं आऊंगा? अगर वो ये कहते कि जी कहने की क्या जरूरत है, आपको तो खुद जाना चाहिए, और फिर आपने खुद कहा हुआ है, इसी किस्म की स्टेटमेंट्स आप देते थे। तो आज जब आपके पास और इतना या तो डर और सिचुएशन इतनी खराब है कि जी आपको एक पाकिस्तान एक माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है न्यूक्लियर स्टेट है जिसका बटन उनके पास मौजूद है, पूरी इतनी बड़ी माशाल्लाह हमारी फौज है, जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसीज है, फेडरल हुकूमत है, प्रोविंशियल हुकूमत है, सब आपके मातहत है, और आप वहां जाते हुए डर रहे हैं, या आपको सिक्योरिटी के जो भी वजह है। और ये एक तसलसल है, जिस तरह मरियम नवाज ने कहा था, उसने एक तो जिक्र नहीं किया था, नईमुल हक उनके 40 साल के पुराने दोस्त, वो पहले मेंबर थे जो तहरीक इंसाफ में ज्वाइन किया, कराची में उनकी वफात हुई थी, वो कैंसर से नहीं आए वजीर आज़म, और फिर बाद में भी नहीं आए। उनकी फैमिली को प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में बुलाया कंडोलेंसेस के लिए। ये मतलब ये कोई नॉर्मल है? अगर कोई और करे, ये कोई और शख्स करे, हमारी फैमिली वाला कोई करे, पॉलिटिक्स को छोड़ दे, तो हम क्या करेंगे? उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे? एरोगेंस ऑफ द लेवल के एक इतना लो पॉइंट पाकिस्तान की तारीख में आ जाएगा। जुबैर साहब, जिस तरह आपने कहा कि उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे, तो फिर ये सवाल तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब से भी पूछा जा सकता है कि आप अपनी अहलिया की तदफीन के मौके पर क्यों नहीं थे, या अपनी वालदा की तदफीन के मौके पर क्यों नहीं थे। तो ये तमाम सवालात हैं जो आपसे भी बनते हैं। और जब आपने मरियम नवाज शरीफ साहब की बात की है, तो उस पर यह सवाल भी बनता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस वक्त कहाँ थी जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था? उस वक्त कहाँ थी जब सानिया मॉडल टाउन के लवाकिन यानी खवातीन के चेहरों के ऊपर डायरेक्ट ब्रस्ट मारे गए थे? उस वक्त वो क्यों नहीं उनके पास गई और उनसे जाकर हमदर्दी की कोशिश की? अब तो फिर बात फिर पॉलिटिक्स की हो गई ना, यानी पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स करनी है, अदरवाइज अपने घर पर बैठना है। इसको फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक तो पहली बात है, तोपों का रुख उधर ही रखें जहां होना चाहिए। क्यों आप डाइल्यूट करने के लिए नहीं, वो 2012 में क्या हुआ था और 2010 में बिल्कुल सही सवाल बनते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आपने तोपों के रुख मोड़ दिए तो इसका मतलब यह है कि हम वजीर आजम से कोई ना एक्सपेक्ट करें। पहली बात तो ये तय हो गई कि वजीर आजम का कैरलेस एटीट्यूड है। हम वजीर आजम ने हाथ खड़े करके कहा था कि मैं पाकिस्तान की कौम का दर्द संभालूंगा, मैं पाकिस्तान की मईशत को इम्प्रूव करूंगा, मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूव करूंगा। पहले तो उन्होंने शिकस्त मान ली है और फिर कर रहे हैं मुवाजना। जब कोई आपका बच्चा फेल होके आता है तो आप ये कहते हैं कि जी हाँ चले जी, वो दूसरा बच्चा भी फेल हुआ था तो ये भी फेल हो गया, या उसकी पिटाई करते हैं या उससे सवाल पूछते हैं। पहली बात है, जो फेल होता है उससे से सवाल पूछा जाता है। आज के वक्त की मुनासबत से वजीर आजम इज रिस्पॉन्सिबल एंड ही इज आंसरेबल। इसको डाइल्यूट करना कि जी 2014 में मरियम नवाज क्यों नहीं गई थी उस वक्त मॉडल टाउन के थाने में? मरियम नवाज उस वक्त एक तो सियासत में थी नहीं। अच्छा। तो शी वाज जस्ट लाइक एनी अदर। जो रीच आउट करेगा वो कैसे फोन करके करेगा, प्राइवेट में जाके करेगा, आपको क्या पता वो गई थी? ना पिक्चर्स खींचेगी या ना कुछ होगा। क्वेश्चन ये हो रहा है, आज वजीर आजम ये आप ये कह रहे हैं कि आज भूख से मरेंगे, तो वजीर आजम से ना पूछें। ये कहें कि सन 73 में 1970 भुट्टो साहब थे तो उस वक्त भी हमारी मईशत बड़ी खराब थी और भूख से लोग मर रहे थे, तो सब बराबर हो जाएगा और फिर खुशी खुशी आगे चलना शुरू करते हैं। ये 2020 है, 2020 में इमरान खान हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है, उनसे सवाल बनता है। ये डाइल्यूट करें एंड लेट हिम आंसर ना, let him answer and let him tell कि why did he come, let him why। और दूसरी बात ये है, अभी तो उस ट्रेजेडी की ओनरशिप की तो बात ही नहीं हो रही कि वो हुआ कैसे, क्यों रिस्पॉन्सिबल है। सारी इंतजामिया उनके हाथ में, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके हाथ में। उन्होंने दर्द बांटने की बात की थी ना, ये कहा था कि जी अगर मैं जहां भी फेल होऊंगा, और मैं तो हर रोज फेल होता हूँ, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो पावर्टी हो, गुर्बत हो, महंगाई हो, तो वो फिर मुवाजना कर लिया। अगर महंगाई बहुत है,
1973 में बहुत महंगाई हुई थी इससे ज्यादा। अगर गुर्बत बहुत है तो 1947 में इससे ज्यादा गुर्बत। अगर बेरोजगारी बहुत है तो 1986 में बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा बेरोजगारी थी, और सब बराबर हो गया। एंड देयरफॉर इट इज जुबैर साहब, अगर हिस्ट्रीज की तरफ जाया जाए तो फिर तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन आपके इस जवाब के अंदर से एक बात के ऊपर तो मोहर तस्दीक सब तो हो गई है, और वो ये कि लीडर वही होता है जो सियासत में होता है, और लवाहिकीन से हमदर्दी तभी जाकर की जाती है जब आप सियासत में होते हैं। यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर सियासत में हैं तो वो लीडर हैं, और तभी वो जाएंगी सानिया मर्ज के लवाहिकीन से मिलने के लिए। और दूसरी बात ये कि जहां तक आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अब सियासत में है, तो सियासत में तो वो अब भी नहीं है। कहाँ है वो? एमएनए तो नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने किसको नाअहल करार दिया हुआ है, तो सियासत में तो वो अब भी नहीं है। तो फिर अब वो सियासत करने क्यों गई थी जुबैर साहब? सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप पॉलिटिकल लीडर होते हैं तो आप कौम के एक बहुत बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कौम का तबका आपकी तरफ भी देखता है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं क्यों गया था? मैं तो मॉडल टाउन के वक्त नहीं गया था, मैं अब क्यों गया था मरियम नवाज के साथ? इसलिए कि हमारे से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वी आर अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी, और हम करोड़ों लोग हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक रोल प्ले करें। मुझे नहीं पता कि हमने हमारे रोल की वजह से ये रिजल्ट हुआ, ये कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि जी देखिए हमने ये किया था इस वजह से वजीर आजम आए हैं। मैं उसकी तो मैंने शुरू में ही आपको बात की थी, बट अच्छी बात है, क्रेडिट तो नहीं ले रहे कम से कम, चाहे वो किसी मुल्क में भी हो। जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। मैं क्यों बोलता हूँ, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, चाहे वो जमात इस्लामी के लीडर भी पहुंचे थे ना, इसका फर्ज बनता है, हम सबका फर्ज बनता है। हम कहते हैं कि हम कौम के मज़ाह हैं, हम कौम के जितने भी दुख दर्द हैं उनको बांटेंगे। फिर जब बांटने का वक्त आता है तो फिर हमें करना पड़ता है ना, चाहे हमारी ख्वाहिश हो, चाहे हमारी ख्वाहिश हमदर्दी। आपको इजहार हर एक का करने का, आप एंकर हैं, आपका इजहार करने का डिफरेंट तरीका होगा। आपसे आम आदमी से ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आज अगर आप कोई म्यूजिक का प्रोग्राम शुरू कर देंगे तो लोग परेशान होंगे, भाई आप क्या कर रहे हैं। हमारा एक मेजर रोल है, वी आर मरियम नवाज से लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड मरियम नवाज ने बावजूद इसके कि हमें कंसिस्टेंटली मना किया जा रहा था कि वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं है, बावजूद इसके हमने फैसला किया कि नहीं हम जाएंगे। सर बात सारी एक्सपेक्टेशंस की है, और अगर आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो फिर तो बहुत बड़े बड़े लेवल पर बड़े बड़े लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। जब अपनी पार्टीज के अंदर जमहूरियत ना हो, डिक्टेटरशिप ज़्यादा हो, तो उसके ऊपर सवाल बनता है। कमल शौजब साहिबा स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनके पास जाने से पहले सिर्फ एक सवाल सरदार खोसा साहब से पूछना चाहूँगा, क्योंकि जाहिर है कि अपोजिशन है तो अपोजिशन से पूछना बनता है। खोसा साहब ये फरमाइएगा, ये जो ब्लैकआउट हुआ है, ये ब्लैकआउट एक नॉर्मल ब्लैकआउट था, या आपको लगता है कि ये भी किसी नाअहली का शाखसाना है? खोसा साहब देखिए, ये मैं समझता हूँ इंतहाई इस हुकूमत की लापरवाही और नाअहली मुतसव्वर कीजिएगा कि इन्हें ये नहीं पता है कि जो अगर आप कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन फ्लिप की है, इसके 3 फेजेस होते हैं। जाहिर है कि एक तो प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपकी ट्रांसमिशन हो गई, और फिर तीसरा फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपको तीनों चीजों पे जाहिर है कि विजिलेंट होना पड़ता है, और वो विजिलेंस जो है वो एक तसल्सल से होती है जी। इतना बड़ा सानिया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि पूरे के पूरा मुल्क ब्लैकआउट हो जाए। तो ये आप अंदाजा करें कि ये इन्हीं को तुर्रा इम्तियाज है, और इनको एक ये तुर्रा इम्तियाज नहीं है। जो काम हिंदुस्तान 73 साल में ना कर पाया, वो भी इनको तुर्रा इम्तियाज है कि उसने मर्ज कर लिया ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को, वो भी इन्हीं को है। और उस पर रिएक्शन जो कुछ इन्होंने किया है, कोई ऐसा खातिर का नहीं। अब इसमें ये कहते हैं कि जी अभी तो हम कमेटी बिठाएंगे, वो कमेटी बताएगी कि उसका क्या हुआ है, क्योंकि किस तरह जो है सरबेला में वो ट्रिप किया है उसने, और उसके बाद जब ट्रिप हुई है ट्रांसमिशन लाइन, तो उससे जो है वो ऑटोमेटिकली एक एक करके सारे ये बंद होना शुरू हो गए हैं, और पावर जनरेशन भी खत्म, रुक गई। ट्रांसमिशन लाइन जो है वो मुनक़ते हो गई। उससे जाहिर है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो आगे जो तरसील होनी थी
वो कंज्यूमर को वो सारी की सारी पाकिस्तान की मुहैया जुम्बिश कलम सेकंड्स में वो टोटल जो है खत्म हो गया और ब्लैकआउट हो गया सारा मुल्क। और सारे मुल्क को आप अंदाजा करें कि उनका क्या हुआ होगा जो बेचारे वेंटिलेटर्स पर होंगे, जहाँ जो है ये इनबिल्ट स्विच ऑन नहीं होता, या जो ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त होंगे और उनका सारा ब्लैकआउट हो गया और जिनकी जनरेशन जो है इनबिल्ट उनका अपना मैकेनिज्म सिस्टम वो इस लायक नहीं था कि वो टेक ऑन कर जाता, वो तो राइट। सरदार साहब साथ मौजूद रहिएगा। अब दो अपोजिशन के बड़ी शख्सियात, उनके जवाबात मुझे फिर कंवल शौजब साहिबा से लेने। सबसे पहले तो कंवल साहिबा, एक इल्ज़ाम ये आ रहा है कि आज से 2 दिन पहले तक टॉप ट्रेंड ये था पूरे मुल्क के अंदर के सानिया मच में क्या हुआ। टॉप ट्रेंड ये था कि हज़ारा बरादरी के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, और उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग के लफ्ज़ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को हदफ तनकीद बनाया जा रहा था। कल रात बिजली गई है, ब्लैकआउट हुआ, नेशन वाइड ब्लैकआउट हुआ, उसके बाद टॉप ट्रेंड ये है कि मुल्क के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ गया। तो ये खबर दब गई, दूसरी खबर आ गई। इल्ज़ाम ये है कि जी ये खबरें दबाने का ट्रेंड शुरू हो गया है और गवर्नमेंट इस तरह से गवर्नमेंट कर रही है। इसको पहले आप नेगेट कैसे करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैंने पीडीएम के बड़े जो जय्यत किस्म के बोलने वाले इन दोनों की बात सुन ली, ऑल्दो के पीडीएम हम रही नहीं है, अफसोसनाक बात। बट एनीहाउ मैं आ जाती हूँ आपके लिए तो खुशी की बात होनी चाहिए, अफसोसनाक कैसे हो गई? उनके लिए तो अफसोसनाक ही है ना। अच्छा। फिर उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो लाशों पे सियासत हो रही थी या मैयतों को सामने रख के उनको एक्सप्लॉइट करें, और फिर इन्होंने कॉल दे दी नवाज शरीफ ने कि पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दो, धरने दे दो और इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करो। तो उनका तो गम अभी बेचारों का गलत हुआ ही नहीं कि जो ये सोचते हैं उसके ऑपोजिट हो रहा है। बट मैं पहले शटडाउन पे और ब्लैकआउट पे बात कर देती हूँ, फिर जो जुबैर साहब ने लायानी गुफ्तगू की और बेतुके किस्म के उन्होंने मिसाइल फेंके हैं। नहीं, आपके पास पूरा राइट, आप जवाब मैं उसका जवाब देती हूँ। देखें, इन्होंने जनरेशन पे तो जोर दिया, और मैं खोसा साहब को पहले रिस्पॉन्ड कर दूँ। खोसा साहब, आपके दौरे हुकूमत में लोगों को पता लग गया था कि एनर्जी नहीं है, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे लोड शेडिंग होती थी। तो वेंटिलेटर्स के लिए और अस्पतालों के लिए लोगों ने यूपीएस या जनरेटर्स जो हैं वो पहले से अरेंज किए हुए होते हैं। किसी भी ऑपरेशन थिएटर में सेकंड के भी 30वें 40वें हिस्से में अगर लाइट जाती है तो उसका अल्टरनेट ऑन हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हम जंगलात में नहीं रहते, हम पाकिस्तान में रहते हैं और टेक्नोलॉजी यहाँ भी एडवांस कर गई है। ये बात उनकी किसी हद तक उस लिहाज से दुरुस्त है कि केपीके के अंदर अगर ऑक्सीजन ख़त्म होने से कई मरीज कोरोना के जाँ भाग हो सकते हैं, तो अगर बिजली चली जाती है तो लाजमी नहीं है कि स्टैंड बाय हर जगह हो। एक बात वैलिड पॉइंट उनका वैलिड है, सुन लें। देखें, पूरा टाइम हमने न्यूजीलैंड की बातें सुनी, हमने और जगहों की सुनी, बड़े मशवरे भी दिए और बताया भी सही जी। अफसोसनाक बात यह है कि ये 2018 31 मई 2018 तक तो जो इस मुल्क में दूध शहद की नहरें बह रही थी उसमें आप भी नहाते थे, हम भी नहाते थे, घर भी लेके जाया करते थे शहद भर भर के। इतना ज़बरदस्त काम था यहाँ पे, हर चीज़ डेवलप थी, आसमान में गाड़ियाँ उड़ा करती थी और जहाज़ों में हम ट्रैवल करते थे, है ना। और यहाँ पे वो शटल्स थी जिसमें हम जाया करते थे। इतनी ज़बरदस्त रखी थी, जाते जाते ये लिफाफों में लपेट के वो सारी साथ ले गए और बेड़ा गर्क सारा इमरान खान ने कर दिया। आप इनसे पूछे कि सिंध में तो एम्बुलेंस भी नहीं है, और 7 बच्चे जब ठट्टा में डूब के शहीद होते हैं तो उनके माँ बाप जो है खोता गाड़ी पर डाल के उनकी लाशें लेकर आते हैं, वो भी रख के एहतजाज करते और वज़ीर आज़म को बुलाते। फिर मैं पूछती पीपल्स पार्टी की चीखें कैसे निकलती। मैं उसको जस्टिफाई नहीं करी, वो एक खौफनाक और एक दर्दनाक वाक़या था, इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको फिक्स किया जा रहा है, उसमें ज़िम्मेदारान को देखा जा रहा है। लेकिन मसला हेल्थ का ये है कि इस तरह के वाक़यात तो हमने सरगोदा में देखे, इस तरह के वाक़यात खादमे आला के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा हुए, लाहौर के अंदर हुए हैं, लाहौर के अंदर। उसकी रीज़न ये है जनाब, अभी आपको वो एक कंपनी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह किया, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, मरियम साहिबा ने, फिर एनआरओ हो गया, मुशर्रफ ने ये किया था और फिर उसने वन साइडेड ख़त्म कर दिया। एनआरओ हो गया और उसके बाद ये सारे भाग गए, और 2016 में पाकिस्तान जो है वो हारा था ये केस, क्योंकि जाहिर है मियाँ साहब की हुकूमत और मियाँ साहब के ये असासे निकल रहे हो। $100 अरब के कम से कम $100 बिलियन के कम से कम असासों की डिटेल्स वो दे रहे हैं। आपको पता है हमने IMF का प्रोग्राम कितने बिलियन का लिया हुआ है? कितने बिलियन? 7 बिलियन का। उससे ज्यादा 7 बिलियन और 100 बिलियन में आपको फर्क जमीन आसमान का 93 जी। $100 बिलियन के लिए 22 करोड़ अवाम इस वक्त। लेकिन उसको प्रूव भी तो किया जाए ना कमल, मसला सारा ये हमारे यहाँ तो मामला सारे ये ना, इल्जामात तो लग जाते हैं, वो अलग डिटेल है, हम उस पर बात करते हैं। अब मैं आ जाए इसके ऊपर। देखिए सितंबर, क्या खबर दबाई गई, जरा उस पे आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं दबाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, रिजर्वेशन है, गलत है। सितंबर 2018 में आप जरा गूगल करके देख लें, यूएसए में इसी तरह सिस्टम ट्रिप किया था
और सारा ब्लैकआउट हो गया था एकदम, और वहाँ पे कोई अल्टरनेट नहीं होता। और वहाँ मेरी वालदा गई हुई थी, मुझे इसलिए पता है क्योंकि फ़ोन बंद हो गए थे, उन्होंने कभी वो चार्जर्स नहीं लगाए हुए होते, उन्होंने कोई यूपीएस नहीं लगाए हुए होते, उन्होंने कोई जनरेटर्स नहीं रखे हुए होते, कभी जाती नहीं है, लेकिन हुआ था। और एयरपोर्ट्स का और सारा निज़ाम टेक्निकल फॉल्ट हुआ। आपको पता है उमर अयूब ने पूरी आपको डिटेल्स देते सारी रात जागे हैं, मैं देख रहा था, शहबाज गिल जागे हैं, मैं देख रहा था, तस्वीरें साथ दैट इज एप्रिशिएबल। हां, दैट इज एप्रिशिएबल। उन्होंने जो बताया मैं उसी का ही बता दूं कि जो गुद्दू के पास मेरे ख्याल में पावर प्लांट में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, जिससे कनेक्टेड जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस थी उसमें फॉल्ट आने की वजह से जितने प्लांट्स थे ना वो सेकंड के अंदर ट्रिप कर गए। ये होता है, आपने जिस वक्त उनमें एक हाई लेवल का सेंसिटिविटी लगाई हुई होती है तो वो ट्रिप इसलिए करते हैं कि कोई हादसा ना हो जाए, इसमें ब्लास्ट ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 से 0 पे आ गई, लेकिन उसको रिस्टोर भी कर दिया गया उसमें, और इसी वजह से वो अब इसको डिस्ट्रीब्यूशंस का एक शदीद प्रॉब्लम है। इन्होंने सारी उम्र जनरेशंस पे काम किया, डिस्ट्रीब्यूशन पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। हमने आके डिस्ट्रीब्यूशंस में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी चीज़ों को बेहतर किया, मज़ीद भी करेंगे और उम्मीद है कि ये फॉल्ट भी ख़त्म कर दी जाएगी। खबरें क्यों दबानी है भाई, खबरें तो आप बनाते हैं। सुबह शाम आप व्हाट्सएप पे एक ग्रुप में आपने चंद लोग रखे हुए हैं, वो सुबह ट्वीट्स करते हैं। पहले मरियम को ख्वाब आ जाता है, फिर वो भेजती हैं, फिर व्हाट्सएप पे ट्वीट होते हैं, फिर आप ट्विटर पे ट्वीट्स देखते हैं, उसके बाद शाम तक खबर बन जाती है। हम तो फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं, खबर हमने बनानी होती तो फिर हमारी तरफ से आती। अच्छा, अब जुबैर साहब ने कहा कि जी आप तोपों का रुख रखें वजीर आजम की तरफ। ये सवाल तो मैंने वैलिड किया था उनसे, मरियम नवाज साहबा के बारे में, साने मॉडल टाउन का वो बनता था। जी अगर एक बच्चा फेल होता है तो वो ये नहीं बता सकता कि दूसरा फेल हुआ है। मैं इनकी इतला के लिए कि जो एक पहले से फेल बच्चे हो ना, जिनकी अपनी परफॉर्मेंस ज़ीरो, वो किसी और को जाके फिर सवाल भी नहीं कर सकते, वो अपनी परफॉर्मेंस की बात ही कर सकते हैं। आप खुद इतने नालायक निकम्मे नाअहल थे। 31 मई 2018 तक आपकी हुकूमत थी, आपने हर शोबे में बेड़ा गर्क किया। आपके दौरे हुकूमत में 400 हज़ारा अपनी लाशें लेके बैठे हुए थे, 400 लोगों का कत्लेआम हुआ था और उनकी लाशें लेके वो बैठे हुए थे। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि हमें नवाज शरीफ नहीं चाहिए। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को फिर बुलवाया था, आपको पता है ये अभी लास्ट। इनकी बीबी साहिबा डीपी लगा रही हैं अपने वालिद मोहतरम के टाइम की। उन्हें एक तो बेचारी को पता नहीं चलता है कि 2014 में उसके बाप की हुकूमत थी, वो डीपी लगा रही है हज़ारा की और उसमें बता रही है कि देखो बेहिस इमरान खान तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो कल परसों जब उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप मोहतरमा 14 कत्ल हुए थे मॉडल टाउन के और आपके चचा जान की सरबराही में हुए थे, आपके पीछे जो आपका शेर खड़ा हुआ है राना सनाउल्लाह, इसके ऑर्डर्स पे हुए थे। और ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई थी। इनके जो बड़े ज़बरदस्त भाईजान हैं जिनके नारे लगवाती हैं, हमजा शहबाज शरीफ, वो भी उस मीटिंग में शामिल थे। साद रफ़ीक साहब उस मीटिंग में शामिल थे और ये मीटिंग हुई थी। हमने देखी है, क्या जवाब आया? 24 जून 2017 को एक इस तरह की वो हाई लेवल की मीटिंग के बारे में भी जिक्र हुआ कि बाद में ये सारी निकली। तो आप ये सारी बातें हमसे ना करें। और दूसरा, लश्कर जंगवी के वो माशाल्लाह जो पालने वाले थे वो कौन थे, ये देख लीजिए, ये खबर देखें आप। क्या लिखा हुआ है? लाहौर मलिक इसाक एंजॉयड पंजाब गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस एवर सिंस द शरीफ्स केम टू पावर इन 2008 ऑफिशियल्स ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की है खुद राना सनाउल्लाह एक दौर में, और ये द मनी वाज गिवन टू सपोर्ट इसाक्स फैमिली सेज राना सनाउल्लाह की लश्कर जंगवी का अगर कोई पैट्रन इन चीफ था पंजाब में तो राना सनाउल्लाह, एवरीवन नोज। यही लश्कर जंगवी जाके दाइश में शामिल हुआ और यही हज़ारा को टारगेट किलिंग करते हैं। सही है। आप मतलब एक चोर नु कहते हो चोरी करो तो शान हुआ, आप तो पकड़ दो, आप उनको भी नहीं सके ना, उनके ऊपर चर्च के इल्जाम आते हैं, वो साबित नहीं हो पाते, तो फिर कहीं कमियां कोताहियां आपके लेवल पे भी तो हैं। सुने एक मिनट ठहर जाएं, सिर्फ मुझे इतना मौका दे दे। 22 सालों में 1700 के करीब कत्ल हुए। आप जरा चेक करें कि किसके दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा हुए। कब होता था कि 150-150 लोगों के ऊपर अटैक्स होते थे। पिछले साल अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह 20 में पूरी कोशिश हुई कि कोई इस तरह का वाकया ना हो और बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। इवन बलोचिस्तान में बड़े कम हुए, श्रिंक हुए, हर चीज 26 ओनली 2020 में मैं देख रहा था। जुबैर साहब से मैंने ये सवाल पूछना था कि मईशत का तो आप बेड़ा गर्क और तख्ता लिख के गए थे, पाकिस्तान की फटी आप लिख के गए थे, और आपके जो पपेट प्राइम मिनिस्टर थे, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंटेड बाय नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बड़े मोतबर शख्स के सामने कहा कि अगर पाकिस्तान IMF के पास नहीं गया तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि सर्वाइव करेगा। तो अब एक चीज सिर्फ मैं बता दूं, मरियम बीबी, अगर आप इजाजत दें ब्रेक के बाद आपसे दोबारा आखिरी 2012 की अगर आप इमरान खान की, जिस वक्त वो ना अपोजिशन के लीडर थे ना अपोजिशन के मतलब असेंबली में लीडर भी नहीं थे, मुल्क के वजीर आज़म नहीं थे, उनकी स्टेटमेंट्स चला के आप सवाल कर सकते हैं।
तो भाई 2012 में फिर आप तो उस वक्त हुकूमत में थे, आपसे तो सवाल बिल्कुल आपसे बनता सवाल बनता है, 2014 के हवाले से भी बनता है। बिल्कुल ठीक है। कंवल शौजब हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर गेस्ट पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। ख्वातीन हज़रात, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मीर सरफराज बुगटी साहब, साबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, उनसे, खोसा साहब से, ज़ुबैर साहब से और कमल शौजब साहिबा से सवाल बनता है कि अगर इतनी बड़ी इंटरवेंशन है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तो उसको काउंटर हम किस तरह से कर रहे हैं, और अगर वज़ीर आज़म के पास इतने बड़े सबूत हैं तो फिर गिरफ्तारियाँ किस हद तक हुई हैं। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ। मीर सरफराज बुगटी साहब, साबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी देर से वो इंतज़ार करते रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुगटी साहब, सानिया मच के हवाले से जो धरना हुआ उसके ऊपर वज़ीर आज़म के लफ्ज़ ब्लैक मेलिंग के ऊपर बड़ा तकिया किया गया मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, सोशल मीडिया के ऊपर। आप बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला रहे हैं, क्या लाशों के ऊपर सियासत और धरनों के जरिए ब्लैकमेलिंग का ट्रेंड बलूचिस्तान में नहीं है? अगर प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात की है तो उनकी बात में कौन सी ऐसी बात थी जो गलत थी? बुगटी साहब देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज थे उन्होंने खुद भी कहा है कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया है वो उसकी वजाहत कर चुके हैं। वैसे भी हमें अल्फाज के चुनाव में की तरफ जाने के बजाय डिबेट को मेरा ख्याल है उस तरफ लेके जाना चाहिए कि इतनी बड़ी दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ है वो उसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है या कैसे हुआ है, या ये ग्रुप्स जो है वो किस तरह दोबारा हमलावर हुए, क्योंकि बड़े अरसे से काफ़ी अमन और अमान की सूरत हाल थी। जहाँ तक ये धरने की बात है, देखिए मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि धरना तो या सिट इन का जो प्रोटेस्ट का जो राइट है वो तो हर शहरी के पास है, लेकिन ये तरीक़ाकार ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि मुनासिब नहीं था। उनकी दिलजोई करनी चाहिए, जो बुरसा हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनके साथ इजहार हमदर्दी, दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत, उनका ख्याल, दोबारा ना होने की यकीन दहानियाँ, ये सब रियासत की जिम्मेदारियाँ हैं, हुकूमती जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन इस तरीके से एक इन्वायरमेंट बनाना और सेट इन करना, वो भी लाशों को लेकर, मुनासिब अमल नहीं है। बलूचिस्तान में बड़े बड़े वाक़यात, इससे बड़े वाक़यात भी हुए हैं। रिसेंटली मीर सिराज रईसानी साहब जो हमारे लीडर भी थे, हमारे बड़े भाई भी थे, 234 लोग उनके साथ शहीद हुए जी। तो वहां पर तो हमें ये वाला माहौल नजर नहीं आया। तो ये गॉड फॉरबिडन प्लीज, मेरे मुंह में खाक, ये कोई दिस माइट बी नॉट द लास्ट इंसिडेंट जी, क्योंकि आप जब वॉर जोन में हैं, जब आप क्या कहते हैं टेररिज्म की जंग मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई है और ऐसे में प्रॉक्सीज आपके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ये आखिरी वाकया नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या होगा अगर इस तरह की डिमांड्स आना शुरू हो जाएंगी कि प्राइम मिनिस्टर आए या आर्मी चीफ आए, सबको आना चाहिए, सब आए, दिलजोई करें, ये हमारा फर्ज है। लेकिन इस तरीके से बुलाना किसी, लेकिन बुगटी साहब जिस तरह आप कह रहे हैं कि दिलजोई के लिए प्राइम मिनिस्टर गए तो सही, मुतालबात पहले मानने थे बाद में मानने थे, ये अलग मैटर है, वो गए तो जरूर ना, कम से कम इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो एग्जांपल्स न्यूजीलैंड की देते हैं, दीगर मालिक की देते हैं, वो मामला डिफरेंट है, उसके ऊपर कभी डिबेट हम दोबारा से रख लेंगे। अब आप ये बताएं कि आप वजीर दाखिला रहे, इस तरह की किलिंग्स, जो ब्रूटल किलिंग्स हैं, उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी कहा गया है कि इंडियन रॉ का हाथ है। आप मेरे शो पर भी कई दफा बोल चुके उस वक्त जब आप सिटिंग वजीर दाखिला थे बलूचिस्तान के, कि वाकई रॉ इंटरवीन करती है और उनके हैंडलर्स वहां पर मौजूद हैं। क्या आप इस खबर की तस्दीक करेंगे बुगटी साहब? देखिए, फ्रॉम द डे फर्स्ट आई वाज अमंग द फर्स्ट वंस जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये रॉ के साथ है, बिकॉज हम ऐसे नहीं कहते थे। अब रॉ कर रही है तो रॉ का ही नाम लूंगा ना, अगर कोई और कर रहा होता तो किसी और का नाम लेता। अब देखिए, हमारे पास सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी मौजूद हैं इस बात के कि हमारे यहाँ जितनी दहशतगर्दी माजी में होती रही है, इस स्पेसिफिक वाक़े का मुझे नहीं इल्म, बिकॉज मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरी असेसमेंट तो है कि ये भी रॉ का शाखसाना है। और माजी में हमारे पास, मैंने आपसे जैसे कहा, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी है, सॉलिड एविडेंसेस भी रियासत पाकिस्तान के पास, हुकूमत पाकिस्तान के पास है, जो गाये बगाए डोजियर्स की शेप में इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दिए थे, रिसेंटली शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिए, तो वो सारे एविडेंसेस हैं। अभी आप देखें ना,
ये मच इंसिडेंट है जी। बहुत अरसे से बलूचिस्तान में एक अमन की सी सूरत हाल है, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरी असेसमेंट है कि अफगानिस्तान में ये ग्रुप्स रीग्रुप हुए होंगे, अच्छा, रीयूनाइट हुए होंगे, और यकीनन वहां से उनको ये टारगेट सिलेक्शन भी की होगी कि किस किस्म का टारगेट सिलेक्ट करें कि जिससे क्योस बढ़े, जिससे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। तो देखिए, टारगेट सिलेक्ट करना, वैसे तो बलूचिस्तान में किलिंग्स नॉर्मली होती है, लेकिन इनकी जो किलिंग्स होती हैं, जो हजारा किलिंग्स होती हैं, वो हमेशा 10, 15, 20 मैसिव, बिकॉज एक तो वो इकट्ठी है, ये कम्युनिटी मिनॉरिटी में है, फिर इनकी जो फेस आइडेंटिटी है वो बड़ी आसानी के साथ नोन हो जाती है। ये रीजंस हैं कि इनको टारगेट किया गया, और सॉफ्टेस्ट टारगेट है कि कोल माइंस में बेचारे मासूम लोग वहां पर अपनी मजदूरी कर रहे हैं, और इस बेदर्दी के साथ मेहमाना अंदाज से उनको शहीद किया गया है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बात कहना दुरुस्त होगा, इसमें भी हमारी हॉस्टाइल एजेंसीज जो है वो इन्वॉल्व होगी। और एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि इससे पहले जितने बड़े वाकयात हुए, अच्छा, सब अनफोल्ड हुए हैं हमारे जमाने में, तो सब अनफोल्ड हुए। और यकीनन जिस तरह चीफ मिनिस्टर जाम कमाल खुद भी किसी जगह पे फरमा रहे थे जी कि ये यकीनन अनफोल्ड होगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में इतनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी मौजूद है कि न सिर्फ जो फैसिलिटेटर्स हैं वो सामने आएंगे, बल्कि जो किलर्स हैं वो भी कैफे किरदार। राइट। साहब साथ रहिएगा, मैं जरा खोसा साहब को शामिल कर लेता हूं। खोसा साहब, आपसे सवाल बनता है, और क्योंकि मैं कमल से पहले पूछ चुका हूं और गवर्नमेंट का मौकफ तो इसके ऊपर आ गया है, लेकिन अपोजिशन का आना चाहिए। वो ये कि सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि एक बड़ी खबर को दबाने के लिए एक नई बड़ी खबर जनरेट होती है, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ट्रेंड्स हैं, यानी पहले जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको दबाने के लिए एक और ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो इसमें किसी हद तक सदाकत है या नहीं है? खोसा साहब, बतौर सीनियर सियासतदान, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? जी देखिए, बहुत अपनी जगह पर आप ठीक कह रहे हैं कि ये इशू क्रिएट करते हैं या इशू क्रिएट होता है, इनकी बदकिस्मती कहें, व्हाटएवर यू कॉल दैट। बट वो तो खैर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जिद और अपनी एक हठधर्मी और ढिठाई की वजह से जो है उन्हें 7 दिन 6 दिन जो है एक अपना पूरा इस कर्ब में मुब्तला रखा। इस ठठरती हुई सर्दी में बच्चे और औरतें जिस तरह से हमने कोयटा की उसमें देखा, और जिस तरह से सारी कौम जो है अपना यकजहती इंतजार करने में वहां उमड़ कर पहुंची, प्राइम मिनिस्टर टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा पहले दफन करो, तदफीन करो, फिर मैं आऊंगा। यानी इस तरह की जिद, और यही जिद इन्होंने जो है मुल्क में ऑपोजिशन के साथ लगा रखी है। आप अंदाजा कीजिएगा कि जमहूरियत में 2 अवामिल होते हैं, एक ट्रेजरी होती है, एक ऑपोजिशन होती है। एक यानी एक हुकूमत है, दूसरी जो है ऑपोजिशन होती है। जब तक हुकूमत और ऑपोजिशन यकजा ना हो तब तक रियासतें नहीं चलती है, जमहूरियत नहीं चल सकती है। इन्होंने वो भी जिद कर रखी है, और चोर डाकू रट से नहीं आए, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। उसमें आप देखेंगे रियासत का कितना नुकसान हो रहा है, और आए दिन नुकसान हो रहा है। और रियासत की अगर आप तारीफ देखें तो उसमें अवाम को मुक्तदिर किया गया है। 73 का जो इमरानी मुआहदा है, पाकिस्तान के अवाम ने आईन अपने आप के लिए, जो भुट्टो साहब की एक अजीम कारनामा है इस मुल्क को यकजा करने का। और सभी हम कहते हैं चारों सूबों की जंजीर बेनजीर और बेनजीर के बोरे साहब आ रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि आपने रियासत को मुक्तदिर करने की बजाय आपने अवाम को बेतौकील कर दिया। रियासत को आपने बिल्कुल जीरो पर लेकर आ गए, यानी पार्लियामान को। तो ये मामला तमाम जो होते हैं पार्लियामान में डिस्कस करने होते हैं, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक अवाम है। क्योंकि अगर आप लोकल गवर्नमेंट लें तो भी डिस्ट्रिक्ट असेंबली और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। अगर आप सूबाई मामला देखें तो सूबाई असेंबली और सूबाई हुकूमत है, जो हुकूमत मुतरश्शे होती है उस असेंबली से। इसी तरह अगर आप पार्लियामान देखें तो पार्लियामान और वफाकी हुकूमत आती है, वो भी पार्लियामान ही से जो है जाते हैं। वहाँ इन्होंने बाईपास किया अपने एडवाइजर्स और असिस्टेंट लगा के, जो गैर खोसा साहब, एक तो बात सिफर वाली, जिसने पिछले 30-35 साल से हुकूमत में अपना हिस्सा रखा हुआ हो
वो मुल्क को सिफर पर लाएगा या वो जो 2.5 साल से अभी हुकूमत में हो वो सिफर पर लाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा कि आप कहते हैं कि पार्लियामान में लड़ना है, तो फिर पीडीएम इतने बड़े जलसे जुलसे क्यों करती रही है पिछले 2.5-3 महीने के अंदर? फिर तो पार्लियामान के अंदर ही उसकी फाइट करें। और तीसरा ये कि डिक्टेटरशिप तो पार्टीज के अपने अंदर भी है। आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इतनी बड़ी पार्टी, लेकिन अपने ही बच्चों में से कोई ऊपर आता है, कोई आम आदमी तो ऊपर नहीं आता। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिला मुकाबला चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुंतखब हो जाते हैं। तो ये भी तो सवालिया निशान है ना सर। अगर हुकूमत ठीक से हुकूमत नहीं कर रही तो अपोजिशन भी तो ठीक से अपोजिशन नहीं कर रही ना खोसा साहब। नहीं देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीडीएम में फैसले किए, उन्होंने तमाम फैसले किए, लेकिन जब हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी है तो मैं उसका हिस्सा हूँ। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमने ये चेयरमैन साहब को मशावरत दी, बल्कि फैसला किया, और उनकी तवसत से हमने बाकी भी पीडीएम को किया कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम जो है बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और हम इसी तरह सेनेट में भी इलेक्शन लेंगे, और इस्तीफे हम क़यादत के पास तो डिपॉजिट करेंगे, और क़यादत उस वक्त जब मुनासिब वक्त होगा तो सीईसी की मशावरत से फिर उनको इस्तेमाल करेगी। और ये देखें कि हमने फिर चेयरमैन बिलावल को यही पैगाम दे के पीडीएम के पास भेजा, और पीडीएम में वो इसको हमारे इस मौक़िफ़ को वो पीडीएम सारी को ऑन पेज लाने में कामयाब हुए, इसलिए कि हमारी लॉजिक और मंतक ये थी कि आवाम को किसी सूरत में इनके रहमो करम पर न छोड़ा जाए। बाइकॉट हमने 1985 में देखा, जियाउल हक ने एक अपनी खुद साख्ता असेंबली बना के कानूनों की और आइन की तहस नहस कर दी थी, जिसमें 58(2)B था। हर साल 6 महीने 1.5 साल के बाद हुकूमत और सारी पार्लियामान को घर भेज दिया करते थे। वो हमने जो है सीईसी में हमने फैसले किए, और हमने फिर जो है चेयरमैन ने फैसले। तो हमारी पार्टी में इतनी जमहूरियत जरूर है कि हम कोई भी आपको कि वो उस साझी सोच, कलेक्टिव विजडम, जो सारे पाकिस्तान से हम 60 लोग हैं, हम वो मशावरत एक एक चीज पर करते हैं। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। बाकी रहा ये है कि चेयरमैन साहब क्यों दोबारा जो है बिला मुकाबला मुंतखब हुए। देखिए, पाकिस्तान के अवाम का एक रोमानवी रिश्ता है भुट्टो के साथ। हम चाहते हैं कि वो रोमानवी रिश्ता जो है आवाम के दिलों की धड़कन सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इसी रोमांस का खमियाजा भी तो भुगतते हैं। ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब बनता है, और जाहिर है कि फिर कभी इसके ऊपर लंबी नशिस्त होगी आपसे। अब कंवल स्टूडियोज में है तो उनसे भी तफसीली सवालात मुझे पूछने हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। अपने ऑनरेबल गेस्ट पैनलिस्ट से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कंवल, एक तो इनको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, दोनों साहिबान की बात आपने सुन ली, अभी इनको रिस्पॉन्ड कीजिए। दूसरा मुझे बताइए, मोहम्मद अली दुर्रानी साहब आप लोगों के कॉन्सेंट से जा के मिल रहे हैं या वो खुद साख्ता अंपायर बने हुए हैं? ये क्या सीन है क्या? बाय द वे देखिए, खोसा साहब की मैं इज्जत करती हूँ, मैं उनको ज़रा इज्जत के साथ जवाब दे दूँगी। चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर थी, फिर जरदारी साहब ने सूबों की जंजीर को पहुंचाया सिंध तक, और सिंध में भी अब इंटीरियर तक ले गए। तो ये सारा कसूर एक इंटीरियर सिंध की इसको छोटी जमात बनाने में हमारा कोई कारनामा नहीं है। जरदारी साहब को ये सहरा जाता है। माशाल्लाह पीपल्स पार्टी में वो हमारे सफ़ीर हैं, जैसे PMLN में मरियम नवाज आजकल हमारी सफ़ीर है। दे आर आर बेस्ट प्लेयर्स, कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं करते। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा जी चेयरमैन बिलावल बड़ा रोमांस, हाँ बड़ा अच्छा, चले उनको चेयरमैन बना दिया। आसफा भुट्टो को जिस दिन आपने खड़ा करके तकरीरें कराई तो उसके पीछे सारे हाथ बांध के ऐसे खड़े हुए थे, और फिर इनके बड़े सीनियर ऐसे लीडर बनते हैं ना, पैम्पर में भी हो तो लीडर ही होते हैं, अगली आने वाली नस्लें भी इनकी लीडर हैं। यही तो इनकी यहाँ की जमहूरियत, जो मौरूसी जमहूरियत है, वो यही सिखाती है। और उसके बाद फिर हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहरबान और बहुत सीनियर कमर ज़मान कायरा साहब ने फरमाया
कि आसमा भुट्टो से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। हमें भी बता देंगे जनाब, वो आते ही जो लीडरशिप की ट्रेनिंग आप सबको दे रही हैं, 70 साल के बुढ़ों को, सबको, जिन्होंने सारी उम्र भुट्टो के पीछे और बीबी के पीछे नारे लगाए और एक जिनकी हैसियत है अपने अपने इलाकों में, वो इन कल के बच्चों से किस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं, बाकी कौम को भी बताएं, हमें भी ज़रा आशना कराएं ये नई ट्रेनिंग के सिस्टम्स क्या हैं, जिसको आप कहते हैं जमहूरियत है। हमने तो जो किताबों में पढ़ा और जो देखा है, इसको मौरूसियत कहते हैं। और अकबर बादशाह जब बादशाह बने थे वो 12 साल के थे, उनके सर पे ताज रख दिया गया था। आप यहाँ इस मुल्क में बादशाहत का निज़ाम चला रहे हैं और उसका नाम रीब्रांड करके जमहूरियत रख दिया, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस जमहूरियत। हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वैसे शख्सियत परस्ती की सियासत है ना कमल, तो उसमें ख़ानदान आ जाए या किसी शख्स की मोहब्बत आ जाए, जैसे देखें ना पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह से इंडिया में देख लें, आप बांग्लादेश में देख लें, शख्सियत परस्ती की सियासत तो है। शख्सियत परस्ती की वजह से भुट्टो साहब को मौका मिल गया, फिर उन्हीं की वजह से उनकी बेटी को भी मौका मिला। वो तो क्या गारंटी है कि खान साहब के बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे? आए होते तो अब तक आ चुके होते, लॉन्चिंग हो चुकी होती। हम ना इसमें बिलीव करते। भुट्टो साहब के बच्चे भी उनकी जिंदगी में नहीं आए थे। मैं वारिस हूँ इमरान खान की, फैसल वाडा वारिस है इमरान खान का। इमरान खान के जितना पार्टी का वर्कर है वो इमरान खान का वारिस है। उनके बच्चे नहीं आएंगे पॉलिटिक्स ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में, बिल्कुल नहीं आएंगे। पक्की बात है। चलें जी, ये रिकॉर्ड पे रख लेते हैं। पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, पॉलिटिक्स में आने से तो मैं आपको भी नहीं मना कर सकती, मैं किसी को नहीं मना कर सकती कि पॉलिटिक्स में ना हो, लेकिन हमारे सर पे चेयरमैन बन के नहीं लैंड करेंगे और कोई वो विल नहीं लिखी जाती है। जमहूरियत में विल्स नहीं होती हैं। जमहूरियत में अपनी पार्टियां आगे आप मौरूसी तरीके से लिख के नहीं देते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा चेयरमैन होगा। ये तो इसी तरह है कि जिस वक्त खान साहब या कोई भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीते तो उसके बाद उसके बेटे को आप क्रिकेट का कैप्टन बना देंगे क्योंकि इसका बाप बहुत अच्छा था, हमें वो बहुत पसंद है, मोहब्बत बड़ी है हमें उससे, शख्सियत पसंदी से सबसे ज़्यादा सुपरस्टार्स की है। या फिर आप इस तरह करें कि जो मतलब कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा बेशक मेडिकल पढ़े ना पढ़े, आप उसको कहेंगे भाई आप टीका लगाना सिखा दें, डॉक्टर बन जाएगा। और इंजीनियर के बेटे को कहेंगे क्योंकि इनका बाप बहुत बड़ा इंजीनियर था तो इसको बैठा दो। और फिर जर्नैलों के बच्चों को पीएम में एकेडमी नहीं भेजने की जरूरत है, उनको डायरेक्ट आप जर्नल लगाए। इतने बड़े बड़े आपके पास आए हैं और इस बात का मैं क्रेडिट देती हूँ जनरल मुशर्रफ के बच्चों को आपने दोबारा कभी देखा नहीं है पाकिस्तान के किसी सीनियर ओहदे पे, तो हक की बात करनी चाहिए। ये तमाशे हमारी ज़ियाउल हक साहब के बेटे तो बैठे हैं ना, तो सियासत करता है ना एमएनए, उसने कोई सदर तो नहीं बना दिया था। उमर अयूब, सियासत करें आप एक सीजन उससे निकल के इंस्टीट्यूशन से बाहर। हाँ, ठीक है। दूसरे डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनता है तो वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है, अपना पूरा एक्सपीरियंस करता है, उसके बाद वो सर्जन बने, जो मर्जी बने। मोहम्मद अली दुरानी का बताइए। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं हमारे अलाए हैं, एक इंडिपेंडेंट उनकी जमात है, उन्होंने पहले खुद से उठ के आ गए। वो सुन लें, पहले भी वो मैसेंजर रहे हैं, जिस वक्त एनआरओ अनाउंस हुआ था उस वक्त भी उनका बड़ा कारनामे थे और उन्होंने बड़ी मेहनत की थी उस वक्त भी कि कोशिश करके और इधर उधर फिर के तो उन्होंने बातचीत की थी। अभी भी वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन एक क्लियरली बता रही हूँ, हुकूमत का कोई मैंडेट शामिल नहीं है, ना उनको कहीं भेजने में ना उनके डायलॉग में। वो इंडिपेंडेंटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपनी फ्री विल पे कर रहे हैं। लोगों से मिलना चाहते हैं, 100 दफ़ा मिले। सियासत में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, पार्टीज एक दूसरे से मिलती है, लेकिन हुकूमत आप लोगों की कॉन्सेंट से गए? मैंने आपको कह दिया, हुकूमत का, वजीर आजम का या हमारे में से किसी का उनको ना कंसेंट हासिल है ना मैंडेट हासिल। शहबाज शरीफ से इस तरह से आम आदमी भी जाके नहीं मिल सकता, एक आम जेल में मौजूद आम कैदी से नहीं जाके मिल सकते बगैर हुकूमत की कॉन्सेंट के या बगैर किसी मुक्तदर हल्के की कॉन्सेंट के कैसे मुलाकात हो सकती है? उनसे 3 दिन पहले बिलावल मिल के गए, मिले ना शहबाज शरीफ से, बाकी भी सारे मिल रहे हैं, तो वो भी मिल सकते हैं। वो अपनी पार्टी की एक हुकूमती पार्टी के इत्तेहादी हैं, अगर वो कहेंगे हमने इनसे मिलना है तो आप उन्हें रोक सकेंगे? नहीं रोकेंगे, लेकिन मिल के बात क्या करनी है ये उनकी मर्जी। यानी हुकूमती पार्टी के इत्तेहादी होने का मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि हुकूमत ने उन्हें कहा है कि आप जाके मिलें। हाँ, और दूसरी बात ये क्योंकि पार्टी उनकी इंडिपेंडेंट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर कोई ग्रैंड डायलॉग तो अव्वल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात ये करना ट्रैक टू डायलॉग नहीं होगा, करना किस चीज पे, क्या किस पे बार्गेनिंग करना चाहिए? एनआरओ पे और किस पे? हाँ, जिसको आप एनआरओ कहते हैं। जी मैं नहीं उसको एनआरओ कहती, उसको अगर आप उस ये 34 अमेंडमेंट्स हैं जी, मैं पढ़ चुका हूँ इसको। हाँ, अगर आप इनमें से जो बड़े हमारे वो सूरमा जो यहाँ मुल्क में बड़े जबरदस्त किस्म के कारनामे सर अंजाम के देके गए, उनके कट्टे छट्टे हैं और ब्रॉड शीट वो है
एजेंसी अमेरिकन, जिसके साथ एनआरओ से पहले मुशर्रफ साहब ने एक एग्रीमेंट किया था कि आप पूरी दुनिया में ढूंढे कि कहाँ कहाँ इल गॉटन मनी छुपाई गई है, मुल्क से चोरी किया हुआ पैसा। और उसके बाद जब उन्होंने एनआरओ दे दिया तो वन साइडेड वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। उस वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का नुकसान ये हुआ कि वो हमारे खिलाफ चले गए, हमारी नैब ने उनसे चीज़ें शेयर करनी छोड़ दी और डील ये हुई थी कि जो रिकवरीज होंगी पूरी दुनिया से उसका 20% ब्रॉडशीट को दिया जाएगा। 2016 में मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्हीं के 100 अरब रुपए डॉलर के असासे निकल रहे थे। एवन फील्ड का तमाशा उन्हीं का ही था, उन्होंने मना कर दिया, नैब ने उनसे कॉपरेट नहीं किया, वो अदालत में चले गए और फाइन आप वहाँ पे हारे और फाइन पे करना पड़ा। ब्रॉडशीट के जो ओनर हैं जिनसे सारा मुआहदा हुआ था वो आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं, ज़रा वो सुन ले ये कौम और आज पूछे इन 2 नंबरों से सवाल कि मेरे बच्चों का आपके बच्चों के मुंह के निवाले, उनकी तालीम, उनकी सेहत को इन्होंने दाव पे लगाया, इस मुल्क की आवाम को गरीब रखा और ख़ुद पूरी दुनिया में इन्होंने खरबों रुपए जो हैं वो उनके असासे बनाए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये अपने लिए क्या हिराम मिस्र बनवाएंगे मरने के बाद, और क्या साथ वो सारा कुछ दफनाएंगे और इस मुल्क की आवाम की जो आहें लगेंगी ना, इनको अल्लाह मियाँ इनको इबरत का निशान अच्छा कंवल, आपकी इजाजत से एक सवाल मैं खोसा साहब से पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपकी नज़र में मोहम्मद आपकी कॉन्सेंट से नहीं गए और आप ये कहते हैं कि वो इत्तेहादियां अपनी मर्जी से गए। आपकी नज़र से नहीं, मैं एक हुकूमती तर्जुमान होने के नाते मैं आपको रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। यही सवाल मैं खोसा साहब से पूछता हूँ, वो क्या समझते हैं? खोसा साहब, ये मोहम्मद अली दुर्रानी साहब बैठे बिठाए खुद से चले जाते हैं, आपसे भी आके मिल रहे हैं, फजल रहमान साहब से मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, ये खुद साख्ता अंपायरिंग उन्होंने खुद से कर ली है या आप समझते हैं कि कुछ और इसके पीछे है जो चल रहा है और आप लोगों को पता नहीं है? खोसा साहब, लास्ट क्वेश्चन सर। देखिए, आपको पता है ये मोहम्मद अली दुर्रानी साहब ये पीर पगाड़ा साहब की पार्टी से है। आपको पता है बड़े पीर पगाड़ा साहब जो है वो कहते थे मैं तो हूँ ही एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, वो खुले आम कहते थे। और ये जो पगाड़ा साहब मौजूदा उनके फर्जंद अर्जमंद है, उन्हीं के कार फरमा है और उसी पर कायम है। तो ये बेसिकली भेजने वाले आप समझ लें कि कौन हो सकते हैं, और क्यों नहीं वो छुपते भी हैं, सामने आते भी नहीं। भाई सामने आकर बात करो ताकि 73 साल में एक बात तय हो जाए कि हक हकमियत अवाम की है। इसीलिए पाकिस्तान की पीडीएम ने कहा है अब हम कोई चीज जो है चोरी छुपे या बैकडोर चैनल से या पीडीएम तो तकरीबन एंड ही हो चुकी है, उससे हम नहीं करेंगे, हम खुलेआम करेंगे। पीडीएम मुकम्मल पूरी करेगी। मैं आपसे इसी कमेंट पे जाना चाहूंगा कि बिकॉज़ आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, चाह रहा हूं कि कंवल इसके ऊपर फाइनल एक जुमला इसके ऊपर जो कमेंट देना चाहेंगे। 27 दिसंबर को जरदारी साहब एक स्पीच करते हैं, उसके बाद 29 दिसंबर को उस पर अमल हो जाता है। पीडीएम से पीपल्स पार्टी की सोशल और पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग हो जाती है और जो नारे मारे थे ये खड़े होके सारे इकट्ठे मौलाना फजलुर रहमान के सामने खड़े होके साथ खड़े होके ये जी इस्तीफे हमने ले लिए, हम मुंह पे मारेंगे, सिंध की हुकूमत को हम लात मार के गिरा देंगे, सब वापस हो गया। अब हम जी इंतखाबात भी लड़ेंगे ज़िमनी, हम सेनेट भी लड़ेंगे, हम बीच में भी रहेंगे और बिलावल अब आपको कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान मौलाना फजलुर रहमान आने की बड़ी कोशिश की इन्होंने। ये जो वाकया मचका हुआ इसके खिलाफ इन्होंने इतनी गंदी घिनौनी साजिश की कि इसमें आपने सेक्टेरियन वायलेंस को इंस्टिगेट करने की कोशिश की और पूरे पाकिस्तान को आपने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। कुलभूषण यादव कहां से पकड़ा गया था? बलूचिस्तान से। उसका नाम कभी इन्होंने नहीं लिया। मरियम से पूछे आपका दुश्मन कौन है तो कहती मुझे नहीं पता। सज्जन जंदाल के हक में ट्वीट्स करती हैं। कुलभूषण के बारे में ना इनकी जुबान खुलती ना इनके अब्बा जान की कभी खुली। कुलभूषण यादव का जो केस था उसको इन्होंने इंटरनेशनलाइज करवाया जिस दिन सज्जन जंदाल आया था मरी में और यही डील करके गया था। और आज मोदी और कश्मीर की हमें बातें सुना रहे हैं। मोदी आपको अफसोस के खत भेज रहे हैं, हमें नहीं। माँ दी सज्जन थे तीदी माँ दे दुश्मन थे तीदी सज्जन वाली बात है। इस तरह नहीं होता है कि आपके पूरे मुल्क का वो दुश्मन है और आप जो एक या दो लीडरान है उनकी हमदर्दी में मोदी की जान निकलती है। कंवल शौजब साहब आप तशरीफ लाई कोविड-19 पेंडेमिक के बावजूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ट्रैवलिंग कर रहे थे इसके बावजूद साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने काफ़ी देर तवक्कुफ़ किया, उन्होंने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मीर सरफराज बुगटी साहब क्वेटा में थे, लाइट नहीं भी थी उसके बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बात सिर्फ इतनी सी है कि कुछ खबरें जो ट्रेंड्स बनती हैं वो ट्रेंड बनना ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई मुहर्रिकात हो और एक खबर को दबाने के लिए दूसरी खबर लाई गई हो, वो टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।